नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर 2 और 3 मई यानी कि 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है। इन 2 दिनों में पीएम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 7 रैलियां करेंगे। 2 मई को वे चित्रदुर्ग, विजयनगरा, सिंधानपुर और कलबुर्गी में आपको बता दें जनसभा करने वाले हैं। तो वहीं 3 मई को उनकी मुदाबिरी, करवार और किट्टूर में रैलियां हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद पीएम की ये पहली यात्रा है। सोमवार को बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र प्रजाध्वनि जारी किया था, जिसमें पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया। साथ ही बीपीएल परिवारों को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और युगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की। उधर कांग्रेस भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इससे पहले पीएम 29 और 30 अप्रैल को कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 2 दिन में 6 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। 29 अप्रैल को उन्होंने बीदर, विजयपुरा और बेलगावी में जनसभाएं की। इसके अलावा बेंगलुरु में रोड शो किया। उन्होंने कोलार से रविवार को कैंपेन की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने रामनगर जिले के चन्नापटना और बेलूर में रैली की। शाम को पीएम मोदी ने मैसूर में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने पीएम मोदी पर मोबाइल फोन फेंका। फोन पीएम मोदी से करीब 5 फीट दूर गिरा। मामले की जांच करने के बाद कर्नाटक पुलिस ने बताया कि महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल फेंक रही थी। उसने उत्साह में फूल के साथ गलती से अपना फोन भी पीएम की ओर फेंक दिया। तो आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर पीएम रहने वाले हैं और इस दौरान कई जगह पीएम की चुनावी रैली है। कल भी पीएम मोदी 3 जनसभाएं करने वाले हैं। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और कर्नाटक दौरा प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर प्रचार अभियान में जुटी हुई है, धुआंधार प्रचार दिग्गजों की तरफ से किया जा रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर पहुँच रही हैं और इस दौरान कई जगह जनसभाएं वो करेंगे और साथ ही साथ रोड शो भी पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुँचे थे। उन्होंने 2 रोड शो किए थे और कई जनसभाएं भी इस दौरान की थी। आपको बताते चले बीते दिन बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है विधानसभा चुनावों को लेकर और आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कर्नाटक की चित्रदुर्ग में जनसभा को पीएम संबोधित कर रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के एक पारंपरिक वाद्य यंत्र पर अपना हाथ आजमाया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि हमें कर्नाटक को विकसित भारत का प्रेरक बल और विकास इंजन बनाने की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए हमें डबल इंजन सरकार को फिर से सत्ता में लाना होगा। आज़ादी के अमृतकाल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। की टीम को, कर्नाटक बीजेपी के नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि कल जो संकल्प पत्र घोषित किया गया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है और इसमें महिलाओं और युवाओं की सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण है अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट।
बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा के अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया। पार्टी ने पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। साथ ही बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों पर एक्शन लेने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि बीते दिन ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से कई चुनावी वादे किए गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया है। तो बता दें कि कांग्रेस ने यूथ वोटर्स को साधने की कोशिश की है, उनके लिए घोषणाएं भी की हैं। बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कांग्रेस ने किया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता नसीम खान जुड़े हुए हैं। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद आस्था जी। नसीम जी, कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम बातें, तमाम वादे इस दौरान किए गए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली और तमाम चीजें शामिल की गई हैं, क्या जनता इससे प्रभावित होगी? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जमीन पे से लोगों की जो जिस तरह वोट दे रहे हैं वो बात निकल करके आ रही है, उससे साबित हो रहा है कर्नाटक के अंदर कांग्रेस 150 सीट से ऊपर जीतने जा रही है और कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और कर्नाटक के माध्यम से देश के अंदर जो तानाशाह हुकूमत है मोदी की, वो बदलाव की तरफ है। कर्नाटक से चीज ये रथ, विजय रथ कांग्रेस का प्रारंभ होगा। जहां तक आपने ये कहा घोषणा की, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, कोई संकल्प पत्र के रूप में जारी करता है और सभी राजनीतिक पार्टियां वायदे करती हैं। कांग्रेस के और दिगर जो भी पार्टी है उनके घोषणा पत्र में, उनके चुनावी वायदों में सिर्फ एक अंतर है कि कांग्रेस जो वादा करती है जनता से, उनकी भलाई के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनको पूरा करती है और भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको वो जुमला कहती है, पूरा नहीं करती है। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं आस्था जी, इस बात को खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि चुनाव में कुछ वायदे कर लिए जाते हैं जो जुमले होते हैं। ये जुमले हमने नहीं कहा। जहां तक 200 यूनिट बिजली फ्री की बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस अगर सरकार में आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने किसानों को कर्जा मुक्त माफी किया, हम ऐसी जीएसटी नहीं लेकर के आ रहे थे और न कभी लाते जो आज व्यापारियों को परेशानी हो रही है। नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो काले धन का मामला हो, चाहे वो लोगों के खाते में 15 लाख का मामला हो, आस्था जी पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से देश को ठगने का काम किया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, जहां तक खासकर महिलाएं, जिनका सिलेंडर कांग्रेस पार्टी ने, महिलाओं के किचन का सिलेंडर 450 रुपए से ऊपर आजादी से लेकर आज तक नहीं होने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के शासन काल के अंदर 450 के सिलेंडर को 1100 में करने का जो पाप किया है, उस पाप को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर भोगने जा रही है। और यही वजह है कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। आज कर्नाटक के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है जी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दिग्गजों की यहाँ पर धुआंधार रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, आप कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई है, यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। भारी भीड़ यहाँ दिख रही है, जनसैलाब है। देखिए आस्था जी, जब चुनाव प्रारंभ हुआ
भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक, 7 पूर्व विधायक, एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सर्वे, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया मोदी के सामने नतमस्तक है, वो मीडिया कांग्रेस पार्टी को पहली बार बहुमत में आता हुआ सर्वे में दिखा रहा है। निश्चित रूप से देश के अंदर जो तानाशाह हुकूमत है और जो तानाशाह हुकूमत लोगों को मारने का, काटने का, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है, वो कर्नाटक के अंदर से प्रारंभ होने जा रहा है, उनका अंत प्रारंभ होने जा रहा है। जहां तक बजरंग दल पे बैन की बात है, आरएसएस पे बैन की बात है, चाहे वो कोई मुस्लिम संगठन हो, कांग्रेस पार्टी हर उस संगठन पे बैन लगाएगी जो देश के अंदर आतंक फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म को, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म को कांग्रेस पार्टी देश के अंदर किसी भी तरीके की छूट नहीं देगी ऐसे संगठनों को जो वैमनस्य फैलाने का काम करता है। आप याद करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के अंदर देश के लिए आरएसएस को खतरा बताते हुए बैन किया था। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस देश के अंदर खतरा बन चुके हैं। और ये कांग्रेस का नेता आपसे नहीं कह रहा है, आरएसएस का एक पदाधिकारी महाराष्ट्र के अंदर पकड़ा गया था, उसने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि हम बम बनाते थे, हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और भाजपा बम चुनाव जीतने के लिए बम फोड़ने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। ये बात आरएसएस के कार्यकर्ता ने बाकायदा कोर्ट में अपना हलफनामा देकर के कही। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मीडिया आज के समय में इन बातों को न दिखा करके, मीडिया महिलाओं के सिलेंडर को न दिखा करके, मीडिया महिलाओं के लिए किचन में काम आने वाले सरसों तेल पर जो महंगाई है उसको न दिखा करके, जिस तरीके से युवाओं का रोजगार छीना गया, 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी ने किया था पर साल का, आज 9 साल के अंदर 18 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से 18 करोड़ रोजगार न देकर और रोजगार छीना गया है, इन सबको न दिखा करके एक अतीक अहमद जो इलाहाबाद का छोटा सा गुंडा था, उसका महिमा मंडन करने में लगी हुई है। निश्चित रूप से नसीम जी मीडिया के ऊपर सवाल खड़े मत कीजिए। यहाँ पे जो बातें हैं वो सरकार की बातें हैं, मीडिया के ऊपर सवाल खड़े मत कीजिए। मीडिया जो होता है वही दिखाती है। मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब एक एक्सट्रीम बड़ा मीडिया देश के अंदर जंतर मंतर पे, नसीम जी मीडिया होता है, चाहे वो मीडिया होता है, चाहे वो कोई छोटा मीडिया हो, बड़ा मीडिया हो, जो होता है वही दिखाता है। अगर मीडिया होता है आस्था जी, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मीडिया होता है, तो उस मीडिया को अपने दायरे में रह करके अपनी जो उसके दायित्व है उसके हिसाब से देश की हर बेटी का वो अपने हिसाब से अपना काम करता है। वो जो चीजें होती हैं वो दिखाता है जनता तक। नहीं करता है जी, करता है। आप स्पष्ट रूप से इस बात आप देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। नसीम जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और सुनिए जी, आपने मुझे बुलाया, सुनना पड़ेगा जी। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे रोकिएगा। देश की हिंदू बेटी जो देश के लिए सोना लाई, देश के लिए मेडल लाई, वो आज जंतर मंतर पर बैठ करके ये कह रही है कि हमारे 1-2 के साथ यौन शोषण नहीं हुआ, 2000 बेटियों के लिए यौन शोषण किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने। लेकिन आज सब मुंह बंद करे बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला नेता मुंह छुपाए हुए क्यों बैठी है? ब्रजभूषण के पीछे क्यों बचाने का काम नहीं कर रही है? क्यों सड़कों पे महिलाओं को ले आने का काम नहीं कर रही है? सवाल देश के अंदर बना रहेगा और ये सवाल कांग्रेस का नेता उठाता रहेगा। और अगर मीडिया इस पे चुप है और मीडिया की एंकर इस बात पर चुप है तो उन पर नसीम जी मीडिया चुप नहीं है, मीडिया भी इस मामले को उठा रही है, FIR हो गई है और तमाम चीजें हो रही है, जांच चल रही है इस मामले पर। जिस तरीके से अतीक अहमद को गुंडा बना करके खड़ा किया, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल करके अतीक अहमद की कस्टडी के अंदर हत्या कराने का काम किया गया, क्या ब्रजभूषण के पाप अतीक अहमद से कम है? ब्रजभूषण के पाप अतीक अहमद से बड़े हैं। अतीक अहमद पर तक बलात्कार का आरोप नहीं था, आज ब्रजभूषण के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता 2000 हिंदू बेटियों के यौन शोषण का आरोप हिंदू बेटी लगा रही है। चलिए नसीम जी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बता दें कि रिएक्शन में नजर आ रही है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोवा में होने वाले अपराधों में 90% अपराध प्रवासी मजदूर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर अपराध करने के बाद अपने होम स्टेट चले जाते हैं और सरकार के पास उनका कोई डेटा भी नहीं होता। प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रवासी मजदूर राज्य का लेबर कार्ड जरूर बनवाए। दरअसल 1 मई को लेबर डे पर प्रमोद सावंत ने पणजी में एक प्रोग्राम के दौरान मजदूरों से अपील की है कि राज्य में काम कर रहे हर प्रवासी मजदूर के पास लेबर कार्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लेबर कार्ड मुहैया कराने का वादा बजट में भी किया था और सभी मजदूरों के पास ये कार्ड होना ही चाहिए। हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में आज सुबह कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। ये हत्या गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने की है। टिल्लू ताजपुरिया का नाम रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में सामने आया था। इसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी। टिल्लू की हत्या जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला माना जा रहा है। वहीं राजपुरिया की हत्या के बाद जेल में गैंगवार बढ़ने की आशंका के चलते जेल प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने लोहे की रॉड और सुए से टिल्लू पर हमला किया। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर सुए से 40 से ज्यादा वार किए गए। यह हमला सुबह करीब 6:15 पर हुआ। प्रशासन ने बताया कि चारों बदमाश जेल नंबर 9 की फर्स्ट फ्लोर पर बंद थे। प्रशासन ने बताया कि गोगी गैंग के दीपक, तीतर, योगेश, राजेश और रियाज ने यह हमला किया। हालांकि टिल्लू की हत्या के पीछे रोहित मोई का हाथ बताया जा रहा है। जितेंद्र गोगी के कई करीबी और गैंग मेंबर तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसे गोगी का राइट हैंड रोहित माना जाता था। जितेंद्र गोगी के साथ गिरफ्तार हुआ उसका बेहद करीबी रोहित मोई भी इसी जेल में है। तो बता दें कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई है। जेल प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट किया है और बताया जा रहा है गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने टिल्लू की हत्या की है। लोकसभा सचिवालय ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म कर दी है। 3 दिन पहले गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को इसी मामले में 10 साल की सजा हुई है। उधर 11 राज्यों को मंगलवार तक बारिश और ओलों से राहत भी नहीं मिलेगी। आपको बता दें अफजल अंसारी ने 2019 गाजीपुर लोकसभा सीट से गठबंधन के बसपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उसने बीजेपी प्रत्याशी और उस समय के केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोटों से हराया था। इससे पहले वो साल 2004 में पहली बार सांसद चुना गया। अफजाल ने साल 1985 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वो 5 बार विधायक रहा। अंसारी बंधुओं पर 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयनपल्ली और बूची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही प्लान थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है।
चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी की भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति का हिस्सा बनने पर मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी का स्वागत किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने, उसे लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्त थी। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। रनवे का काम 90% और टर्मिनल बिल्डिंग का 75% कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। कंट्रोल टावर बनकर तैयार है। जुलाई तक एयरपोर्ट का निर्माण पूरी तरह फाइनल हो जाएगा। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की एयर इंडिया से फ्लाइट को लेकर बातचीत चल रही है। फ्लाइट शेड्यूल जारी होने के करीब 3 महीने का समय यानी अक्टूबर 2023 तक का वक्त लग सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो दीपोत्सव तक राम भक्त उड़ान भर सकेंगे। वहीं अवध विश्वविद्यालय के पास बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 821 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे को 3 फेज में बनाया जाना है। पहले और दूसरे फेज में घरेलू विमानों के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तीसरे फेज में निर्माण पूरा होगा। पहले फेज का निर्माण जुलाई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट इंजीनियर इंचार्ज राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि पहले फेज का कंस्ट्रक्शन 30-31 एकड़ में चल रहा है। रनवे का निर्माण 90% और टर्मिनल बिल्डिंग 75% तक पूरा हो चुका है। कंट्रोल टावर भी बनकर तैयार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।